हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का VTU 21 स्कीम मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9B। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस में भी हम आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको वो बता चुके हैं। तो यहाँ पे भी जो है आपका बहुत ही सिमिलर तरह का अप्रोच है, बहुत ही कम चेंजेस है और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी जनरल तीन लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। इसी तरह से दो और इक्वेशन ले लेते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू b2 और थर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू b3। तो यहाँ पे हम तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका जनरली एग्जाम में भी और आपके टेक्स्ट बुक में भी ज्यादातर क्वेश्चंस में आपका तीन इक्वेशन और तीन ही वेरिएबल है, और चार भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वर्किंग प्रोसीजर सेम रहेगा। लेकिन हम समझाने के लिए तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल लिए। तो आपको हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, जहां पे आपका a क्या है, a है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो a आपका क्या हो जाएगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। और आपको पता है x क्या है, आपका x कैपिटल X के अंदर जितना भी अननोन्स है, कहने का मतलब है कैपिटल X इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 x2 x3 और b के अंदर आपका हो जाएगा b1 b2 b3। तो जैसा कि हम वहां पे भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। आपको पता है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ए में ही जो है मैट्रिक्स बी का एक और कॉलम ऐड कर देना है। कहने का मतलब है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a ऑगमेंटेड बी। तो यहाँ पे जो है एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जिसमें आपका एलिमेंट्स आएगा b1 b2 b3। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अब समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे लिखने जा रहे हैं और इसलिए हम स्पेस कम है तो इक्वेशन को इरेज कर देते हैं पहले। तो देखिए जब आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लीजिएगा तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना होगा b1 b2 b3, ये एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका ये मैट्रिक्स, ये क्या है आपका a ऑगमेंटेड b। तो देखिए अब हम समझते हैं कि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है आपका जहां पे आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके नीचे का एलिमेंट जो है आपका सारा जीरो होना चाहिए। देखिए हम इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका कोई भी मैट्रिक्स है a11 a12 a13, फिर आपका ये a22 a23 a32 और a33 और ये आपका a21 और a31। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका मैट्रिक्स है 3x3 का हमने एक मैट्रिक्स लिया है। तो पहले हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। तो ये जो है आपका ये इसका है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। अब हम डेफिनेशन क्या बताया आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। यानी ये जो था आपका ये तीन जो है आपका ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए यही जो है आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि aij, कोई भी हम रैंडम जनरलाइज एलिमेंट लिख रहे हैं aij इस मैट्रिक्स का, तो aij इज इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j। तो देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट क्या था a21, तो 2 आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो इसलिए यहाँ पे 0। तो ये हम मैथमेटिकली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यही है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अभी हम लिए हैं उसको भी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे।
लेकिन देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिए हैं इसमें से आपको अपर ट्रायंगुलर में इतना मैट्रिक्स ही, कहने का मतलब है जो मैट्रिक्स ए है उसी को कंसीडर करके चलना है। यानी आपको ये एलिमेंट जीरो करना है, ये एलिमेंट जीरो करना है और ये एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये वाला एलिमेंट तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। कहने का मतलब है कि a11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है आपका क्वेश्चन जब आप कंसीडर कीजिएगा और उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेगा तो a11 आपका बाय डिफॉल्ट नॉट जीरो ही होगा। लेकिन अगर जीरो हो रहा है तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के पहले उसको नॉट जीरो बनाना है और उसके बाद देखिए आपको ये दोनों एलिमेंट जीरो करना है और इसको जीरो करना है, क्योंकि हम सिर्फ मैट्रिक्स ए का बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स ए का बात कर रहे हैं तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये है आपका a11, a22 और a33, तो इसके नीचे का सारा एलिमेंट जीरो करना है, तभी वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो देखिए आपको a21 और a31 को जीरो करना है, यानी a21 इक्वल टू a31 इक्वल टू इसको जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से? आपको a11 की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ a11। इसका मतलब कि आपको रो 2 में यहां पे भी आपको सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है, तो यानी आपको रो 2 और रो 1 की मदद से इसको आपको जीरो बनाना है और सिमिलरली रो 3 और रो 1 की मदद से आपको a31 को जीरो बनाना है। तो देखिए जब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा तो ये मैट्रिक्स कैसा चेंज हो जाएगा, देखिए ये मैट्रिक्स आपका चेंज होके आ जाएगा। आप रो 1 तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने a21 और a31 को जीरो बनाया, यानी आपने रो 2 और रो 3 में चेंजेस किए तो रो 1 वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा a11, a12, a13, b1। फिर देखिए ये a21 को आपने जीरो कर दिया है तो a21, और फिर देखिए a22 में भी कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा होगा तो ये वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कोई वैल्यू है आपका a22 डैश, फिर देखिए ये भी आपका चेंज होगा तो ये हो जाएगा a23 डैश, और फिर ये भी चेंज होगा तो ये b2 से मान लेते हैं ये b2 डैश हो गया। सिमिलरली जब आप थर्ड रो में लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको a31 आपका जीरो हो गया तो ये जीरो, फिर देखिए a32 भी आपका चेंज हो जाएगा तो मान लेते हैं कि ये a32 डैश हो चुका है और ये आपका a33 डैश हो चुका है और ये b3 डैश। तो ये आ गया आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपका मैट्रिक्स ऐसा दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए इस एलिमेंट को भी जीरो करना है। तो देखिए a32 डैश को आपको जीरो बनाना है, लेकिन आपको हेल्प किसका लेना है? सेकंड रो का। क्यों सेकंड रो का हेल्प लेना है? देखिए क्योंकि जब आप अगर फर्स्ट रो का अगर आप हेल्प ले लीजिएगा तो यहाँ पे जो जीरो था और जीरो और ये आपका a11 के साथ मिलके फिर ये वाला एलिमेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये तो जीरो ही रहना चाहिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो इसलिए a32 डैश को हम जीरो बनाएंगे a22 डैश की हेल्प से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जीरो और ये जीरो, तो आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिए या ऐड कीजिए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये दोनों में चेंजेस नहीं आने वाला है, मतलब ये जीरो का जीरो ही रहेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a32 डैश को जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ a22 डैश। और देखिए यहाँ पे a22 डैश जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो देखिए जब आप इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइएगा थर्ड रो में और उसका हेल्प किसका लीजिएगा? सेकंड रो का, तो ये मैट्रिक्स कैसा दिखने लगेगा वो देखते हैं हम। तो आपका फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा, सेकंड रो भी सेम रहेगा क्योंकि हम थर्ड रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो है हम आपको बताया कि ये वाला चेंज नहीं होने वाला है, तो ये जीरो का जीरो रहेगा। फिर देखिए a32 डैश को आप जीरो कर चुके हैं तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और फिर देखिए a33 डैश और इसमें कुछ और ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वो भी वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मान लेते हैं a33 डबल डैश हो गया ये, और ये आपका b3 डैश था, b3 डैश भी चेंज होके मान लेते हैं आपका b3 डबल डैश हो चुका होगा। तो देखिए ये जो है अब आपका मैट्रिक्स ए जो था आपका, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि ये आपका जो था प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे का सारा एलिमेंट आपका जीरो हो चुका है। तो देखिए इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपको बताए थे ax इक्वल टू b हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए फर्स्ट रो से हम लिख सकते हैं a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू b1। फिर देखिए सेकेंड रो से हम क्या लिख सकते हैं a22 डैश
इंटू x2, क्योंकि ये जो है x1 वाला का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 इंटू x1 आपका 0 हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं लिखने जा रहे। तो a22 डैश इंटू x2 प्लस a23 डैश इंटू x3 इक्वल टू b2 डैश, और थर्ड रो से हम क्या लिख सकते हैं, a33 डबल डैश इंटू x3 इक्वल टू b3 डबल डैश। तो देखिए यहाँ पे अब आपको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है यहाँ पे लगाना है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही सिंपल है, यहाँ से आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। यहाँ से आप x3 का पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x3 का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, क्योंकि आपको a33 डबल डैश भी आपका एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, b3 भी कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ से आपका x3 का वैल्यू आ जाएगा। तो x3 का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर आपको x3 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ से फिर आपका x2 आ जाएगा, फिर x2 आ चुका, x3 आ चुका, तो फिर इक्वेशन 1 में x2 और x3 का वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका जो है x1 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये देखिए आपने पहले नीचे से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसको बैक सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और मेनली ये 2 से 3 स्टेप में ही ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डायरेक्टली यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, a ऑगमेंटेड b इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो हम कोफिशिएंट पहले लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 3 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 और 1 2 1 4। तो ये हो गया आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखिए अब आपको जो है ये दोनों एलिमेंट्स को पहले 0 बनाना है। तो देखिए अब आपके मन पे आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम रो 1 को और रो 3 को आपस में इंटरचेंज करने जा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आपका रो 1 का जो आपका पहला एलिमेंट है वो 1 हो जाएगा, और फिर आपको नॉर्मली इसको 0 बनाना आसान हो जाएगा। वैसे अभी भी बनाया जा सकता है, कहने का मतलब है कि आप अगर 3r2 और माइनस 2r1 कर दें तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप 3r3 और माइनस r1 कर दें तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन बस हम ऐसे ही कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के स्टैंडर्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन आपका फाइनल आंसर और मेरा फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम r1 को r3 के साथ इंटरचेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो ये आपका ऐसा दिखेगा 1 2 1 4। रो 2 में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो वैसा ही रहेगा वो। और फिर रो 3 आपका हो जाएगा 3 1 2 3। अब देखिए अब आप यहां से आपको क्या करना है, R2 का फर्स्ट एलिमेंट और R3 का फर्स्ट एलिमेंट को आपको 0 बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, और किसके मदद से आपको बनाना है, R1 की मदद से। तो देखिए अगर हम यहाँ पे R2 माइनस 2R1 कर दें और R3 माइनस 3R1, तो देखिए R2 माइनस 2R1 कीजिएगा तो ये 2 माइनस 1 इंटू 2 आपका 0। सिमिलरली 3 माइनस 1 इंटू 3 ये भी आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आपको बताए थे कि पहले इन दोनों को 0 बनाना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद आपका ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, हम उसको यहां लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 1 2 1 4। अब देखिए 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। फिर ये देखिए माइनस 3 और आपका ये माइनस 2 इंटू 2 तो माइनस 7। फिर देखिए माइनस 1 और आपका माइनस 2 तो माइनस 1 और माइनस 2 आपका माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है आपका माइनस 3 और ये आपका हो जाएगा माइनस 8। माइनस 3 और माइनस 8 आपका क्या देगा, माइनस 11। फिर देखिए 3 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 1 माइनस 6 माइनस 5। और फिर आपका ये 2 माइनस 3 यानी माइनस 1। और फिर देखिए ये 3 माइनस 12 तो 3 माइनस 12 आपका क्या देगा, माइनस 9। तो ये हो गया आपका, ये जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो ये मैट्रिक्स आपका ऐसा दिखने लगा। तो देखिए आपका ये दोनों 0 हो चुका है। अब आपको सिर्फ इसको 0 बनाना है, और इसको 0 किसके हेल्प से बनाना है, इसके हेल्प से आपको 0 बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम जो है थर्ड रो में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस
5R2 करते हैं तो आपका ये वाला एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। तो देखते हैं इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। तो देखिए इस मैट्रिक्स में हम क्या करने जा रहे हैं, इस मैट्रिक्स का थर्ड रो में, क्योंकि आपको ये वाला वैल्यू को 0 बनाना है, तो यानी हम क्या करेंगे 7R3 माइनस 5R2। तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि 7 इंटू माइनस 5 आपका हो जाएगा -35 और आपका -35 और -5 इंटू -7, तो ये आपका -7 भी है तो ये +35 हो जाएगा और पहले -35 आपको मिल रहा था तो 0 हो जाएगा ये। तो देखिए ये मैट्रिक्स आपका कैसा दिखेगा, ये तो आपका 1 0 0 ही रहेगा, 2 1 4, सेकेंड रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, -11। फिर देखिए ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू आपका अभी पता है ये 0 हो जाएगा। फिर फर्दर आपका ये देखिए -1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका -7 और फिर देखिए -7 और -5R2, तो -5 इंटू -3 आपका क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा -7 और +15 आपका हो जाएगा 8 +8, तो ये हो गया आपका 8। फिर देखिए ये -9 इंटू +7, तो -9 इंटू +7 आपका क्या हो जाएगा -63 और फिर देखिए -63 और ये -5 इंटू -11, तो -5 इंटू -11 हो जाएगा +55। तो ये आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -8। तो यहां पे आ गया आपका -8। तो देखिए अब आपका जो है ये मैट्रिक्स जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि ये जो आपका ये प्रिंसिपल डायगोनल था सिर्फ हम मैट्रिक्स ए का बात कर रहे हैं, ए ऑगमेंटेड बी का बात नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसको अगर आप ढक दीजिए तो ये वाला मैट्रिक्स, सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल था आपका, इसके नीचे का सारा एलिमेंट क्या है 0 हो चुका है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हर एक रो के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखने वाले। तो देखिए फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, तो x प्लस 2 इंटू वाई। वहां पे देखिए x1 x2 x3 वेरिएबल था यहाँ, लेकिन यहाँ पे x y z वेरिएबल है, तो इसलिए 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर देखिए सेकंड रो से हम क्या लिख सकते हैं -7y माइनस 3z इक्वल टू -11, और हम थर्ड रो से हम क्या लिख सकते हैं 8z इक्वल टू -1। तो अब आपको हम बताए थे कि अब आपको क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करना। आपका 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, और आपको लास्ट इक्वेशन से सॉल्व करते हुए जाना है। तो देखिए थर्ड इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सॉरी ये -8 था आपका। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 3 इक्वेशन मिल चुका है और 3 वेरिएबल है आपके पास। अब आपको पता है कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन थर्ड से आपका z का क्या वैल्यू आ जाएगा, z इक्वल टू -1, क्योंकि ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये z इक्वल टू -1 हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 2 आपका क्या हो जाएगा -7y माइनस 3 इंटू -1 इक्वल टू -11। तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा फर्दर -7y प्लस 3 इक्वल टू -11। तो जब आप इस 3 को आरएचएस में भेजिएगा तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू -11 और -3, ये हो जाएगा आपका -14। और फिर देखिए यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2। तो देखिए आपका z इक्वल टू -1 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया। तो अब इन दो इक्वेशन की मदद से जो आपका y और z का वैल्यू आया उसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो देखिए इक्वेशन 1 में जब आप y और z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू वाई। तो y का वैल्यू क्या आया है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस z आपका क्या आया है -1, तो -1 इक्वल टू 4। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा x और ये 4 -1 यानी ये x प्लस 3 इक्वल टू 4। तो यहां से x का क्या वैल्यू आ गया 1, यानी आपका जो फाइनल आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। अब देखिए अब आपको अगर कंफर्म करना हो कि ये आपका आंसर जो आया ये सही है कि नहीं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, x y और z का जो आपका वैल्यू आया वो आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखिए तीनों इक्वेशन में, और अगर आपका तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है यानी आपका फाइनल आंसर बिल्कुल ही सही है। तो आपको ये काम मन में ही करना है या आप रफली कर सकते हैं, आपको वो कॉपी में लिख के दिखाना नहीं है। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आपका क्या क्या वैल्यूज आ गया वो हम पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1।
तो देखिए जब आप ये तीन वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो इक्वेशन 1 में आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई क्या है 2 प्लस 2 इंटू और जेड क्या है आपका -1। तो देखिए ये आपका +2 और ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये क्या वैल्यू दे रहा होगा 3, और इसका RHS देखिए, इसका RHS भी 3 था, यानी आपका इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर गया। अब इक्वेशन 2 पे आते हैं, तो इक्वेशन 2 में आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू है आपका 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 और माइनस जेड यानी -1। तो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा 2 - 6 और ये +1, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 आपका 3 और 3 - 6 आपका क्या हो जाएगा -3। और आप देखिए इक्वेशन 2 जो था उसका RHS क्या था -3 था, यानी आपका इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई कर गया। अब आते हैं इक्वेशन 3 पे, तो इक्वेशन 3 में जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा x यानी 1 प्लस 2 इंटू फिर y, तो 2 और प्लस और z क्या है -1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 + 4 5 और 5 - 1 4। तो देखिए थर्ड इक्वेशन का RHS क्या है 4, यानी तीनों का तीनों इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर चुका है। यानी ये जो आपका वैल्यूज आया है x = 1 और y = 2 और z = -1, वही जो है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में जो है आप रफली इसको चेक करके देख सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर जो आया है वो सही आया है कि नहीं। थैंक यू।